अभी रखो। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर आप लोगों के मिले, अच्छा लिखने लगे हैं आप लोग, नो डाउट अबाउट इट। रिया ने क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ आपने भी क्या करा है। इंट्रोडक्शन रिया ने काफी अच्छा लिखा है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में पूछा गया है और इंक्लूडिंग कमेंटेड बाय लॉर्ड मैकेले, तो उन्होंने पहले लॉर्ड मैकेले का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन थे वो। अच्छी बात है। मोहित ने भी अच्छा लिखा है, इंदु आपने भी अच्छा लिखा, लेकिन एक गलती करी आपने, जो कंक्लूजन में चार्वाकिज्म और उच्छेदवाद दोनों को डिस्क्राइब कर दिया ऐसे मटेरियल रिलीजन। उच्छेदवाद अलग चीज है, आप उच्छेदवाद को मत डिफाइन करिए ऐसे, वो एक निगेटिविटी भी है, वो जब तक पूछा ना गया डालो मत ना उसे। ठीक है, आपने भेजा नहीं बेटा। देखिए सब बच्चा, आप यूनिवर्सिटी का पेपर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताइए, तो इसमें क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो इसमें माइंड मैप बना लो, आप फ्लो चार्ट बना दो। तो एक चीज है ही नहीं अवेलेबल, तो मिलेगी क्यों? वो हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा और कहां से है, हमें पता है ये बात। इसलिए तो बात है, ये क्वेश्चन जैसे जैनिज्म वाला पूछा था, वो क्यों मैंने अच्छा कहा, क्योंकि वो खुद से ही लिखने वाला क्वेश्चन है, ये ओपन बुक टेस्ट है, लिख लो जहां से लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेस्ट निकल के आता है बच्चा। तो मैंने देखिए जो अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं उनकी तारीफ करते हैं, मैंने कब कहा इंटरनेट से सारा चेपना है, वो तो मिलेगा ही नहीं इंटरनेट पे। बैठी बैठे बेटा जल्दी बैठे। नहीं नहीं ठीक लिखा है, तो फिर अच्छा कह रहे हैं और क्या। अच्छे का मतलब कि अराउंड 6.5 नंबर मिल जाएंगे, अच्छे का मतलब ये है। अच्छे का मतलब बढ़िया होता है हमारे उसमें, बढ़िया तो कभी नहीं कहूंगा मैं, वो 100 में से 100 देने वाले मास्टर जी बिल्कुल नहीं है आपके। ठीक, हमेशा हमेशा एक रूम होता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, हमेशा। ठीक है, तो अपनी एफिशिएंसी को हमेशा इंक्रीज करते रहिए। आदमी वही है जो निरंतर प्रयास करते करते अपनी जो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इवन प्रोग्रेस को फर्दर अचीव करता जाए या फिर उसमें इंप्रूवमेंट करता जाए। जो एक बार स्टिल हो जाता है ना, वहां पर्सनैलिटी फिर आप देखो स्टैटिक हो जाती है। समझ में आया? इसलिए जो चंचल बच्चा होता है, हाँ जी बच्चा, आपका नहीं आया, नहीं आपका नहीं आया, मैं देख लेता हूं। एक बच्चे ने एक बच्चा है, इसकी बात करते हैं, बादल नाम का। बादल बेटा एक काम करा करो, जब आप क्वेश्चन पेपर भेजते हैं आप लोग, तो उसमें काम करें आप। अच्छा हमारी आवाज ही चिल्ला रहा है, उसमें एक काम करे बादल अभी है नहीं शायद, विशाल है, बादल है, तो उसमें काम करा करे, देखा करे कि आप कैसे भेज रहे हैं। वो टिल्टेड भेज देते हैं। अब पीडीएफ टिल्टेड से है ना, वो करने में बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए क्या भेज रहे हैं, भेजने से पहले आप खुद भी लेजिबल है पढ़ने के लिए, टीचर भी वही पढ़ेगा जो लेजिबल है। वो टिल्टेड होता है पता ही नहीं चलता। और मैंने आपको इतनी बार कहा है, कोई भी ऐप डाउनलोड करिए पेपर भेजने से पहले उसे पीडीएफ बना के भेजिए, फोटो नहीं चेक होगी, पिक्स जो भेजते हैं वो नहीं चेक होगी। ठीक है, आप दोनों का भी बेटा सही है आंसर। आप वर्ड पे टाइप करके देते हैं क्या बेटा हिमानी? ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। रिलेटिवली आप देखेंगे खुद ही अपने आंसर प्रीवियस आंसर से मैच करेंगे तो आप देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं रोजाना एक आंसर लिखने के लिए, ये जरूरी है। आप बेटा यूनिवर्सिटी में भी पेपर लिखते हैं, मैं क्लासेस ले लूंगा, उसमें बस ये होगा एग्जामिन क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, उसके सीखने के बाद हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। ये सेल्फ प्रोसेस है। ये जितनी दुकानें खुली हुई है ना आंसर राइटिंग की, वो सब बेवकूफ बनाता नहीं, तो 35,000 कहीं खर्च करके देख लो, यकीन ना हो आपकी बात पे तो कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती कि कौन बच्चा कहां पढ़ रहा कहां नहीं पढ़ रहा। मैं सही बताऊं आपको, आप पूरे यूट्यूब छान मारिए, पूरे सारी 35,000 40,000 जितने पैसे आपके खर्च कर लीजिए,
कोई नहीं सिखा सकता आपको आंसर राइटिंग। मैं बस आपको इस चीज में परफेक्ट बना सकता हूं कि हाँ, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, मेन बॉडी, ये बताने के बाद भी अल्टीमेटली आप ही हैं जो आंसर लिखेंगे। ये भी मैं आपको बताऊं, ये आपका ज्ञान ही है जो मैटर करता है। आप देखिए ये प्रोसेस है, बचपन से लिखते आ रहे हैं आप। जो यूनिवर्सिटी में लिखते हैं, लिखता ना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे झूठ और गलत नहीं लिखना। जैसे आपने उच्छेदवाद लिखा, वो कंक्लूजन में गलत प्रभाव डालता है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते मास्टर को। समझ में, सारा आंसर इतना अच्छा लिखा, लास्ट में कंक्लूजन गलत डाल दिया, वहीं निगेटिव हो गया। झूठ नहीं लिखना है, गलत नहीं लिखना है, बेवकूफ नहीं बनाना है एग्जामिनर को, क्योंकि एक एक आंसर चेक करता है बेटा, पूरे दिन में 6 कॉपियां चेक करनी होती हैं और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं एक कॉपी चेक करने के। सारे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, टाइम ही ये है, पूरा दिन रात बातें भी करें तो एक ही काम होता है आंसर चेक करने का। पूरे अच्छे से चेक करेंगे, एक एक आंसर, एक एक वर्ड। अब बिल्कुल ही किसी ने सोच लिया कि नहीं नहीं मैं तो मास्टर जी को पढ़वाऊंगा ही नहीं, क्या लिख रखा है मैंने, फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर तो इसे थोड़ी लेजिबिलिटी दिखे, साफ दिखे कि क्या लिखा है, और बेवकूफ ना बनाना। आप अगर ये सोचेंगे अरे पूरी 5-5 कॉपियां भर देंगे, कॉपियां तो मिलेंगे नहीं 5-5। पहली बात तो ये है, आपको विद इन जो वर्ड लिमिट है उसी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने की प्रैक्टिस डालिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, अब ये बच्चे भी तो लिख रही है, वो बच्चे भी तो लिखते हैं, ये इन्होंने तो लिखा है। अब पहले का आंसर, अब देखो ये ओपन बुक टेस्ट था, कहीं इसका आंसर नहीं मिलेगा, फिर भी तुम लोगों ने अच्छा लिखा है। ये प्रूफ करता है कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले का आंसर चेक कर लो जो इंटरनेट से कॉपी कर करके चेप चेप के लिखा है, और इसे चेक कर लो तुम, खुद पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है तुम्हारी पर्सनैलिटी में। ये ऐसी तो ठीक हुआ है, फर्दर इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट। देखो खुद से सेल्फ असेसमेंट करा है बच्चों ने। मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। लिखो तो यार, पहले गलती तो लिखोगे, समझ में तो आएगा लिखना क्या है। मैं तो आपकी क्लास लूंगा ही लूंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरे क्लास के बाद भी मैंने बताया क्रिटिकल एग्जामिन में ये लिखना है, ठीक है, इवेल्युएट में ये लिखना है, उसके बाद भी अल्टीमेटली तो वर्ड्स जो हैं, जो आपकी फैकल्टी है वही मैटर करेगी। उस समझाने के बाद भी क्या होगा जब आपको लिखना ही नहीं आएगा। जादूगर थोड़ी ना हूं मैं, और आपको लगता है कि आंसर राइटिंग कोई सिखा सकता है टीचर, बेटा तिजोरी भी खाली हो जाएगी तब भी कोई सिखा नहीं पाएगा, ये तो पक्का है। नहीं समझ में आता तो आप एक काम करो, इतने ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, मेंस आंसर राइटिंग, मैं बता रहा हूं क्या होता है, हमने भी ली है वो मेंस के आंसर राइटिंग 35,000 40,000 का कोर्स। उसमें आपके पता चला टेस्ट होंगे, टेस्ट में बस टीचर डिस्क्रिप्शन जब देगा तो आंसर आके बताएगा इसमें ये लिख देते, इसमें वो लिख देते, बस। ये नहीं सिखाएगा इंट्रोडक्शन ये लिखना है, कंक्लूजन ये लिखना है, मेंस बॉडी ये लिखनी है। वो तो मॉडल आंसर हो गया। मॉडल आंसर से सीखता होता बच्चा तो सारे ही पढ़े हैं मॉडल आंसर, और मॉडल जैसा कुछ होता भी नहीं है। मॉडल आंसर इतने ही अच्छे होते तो 50% पे टॉप कर जाता बच्चा। 100 में से 100 कोई नहीं दिलवा सकता। समझ में आया आप लोगों को? तो प्रैक्टिस करिए, इट मेक्स द मैन परफेक्ट। समझ में आ रहा सबको? आपने नहीं लिखा बेटा आंसर? चलिए एक चीज और है, अभी पढ़ने से पहले प्रीवियस जितना भी है 100 क्वेश्चनों का टेस्ट है, तुरंत 1 घंटा है। डांटूंगा किसी को नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। पीछे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, इसलिए वो होता है ना लोहार या सुनार, देखा होगा, तब तक पीटता है जब तक वो शेप में नहीं आ जाता, इसलिए कहा जाता है आप लोगों को। और जो भी टेस्ट है नाम देख लो भाई, जो जो प्रेजेंट है सबको टेस्ट देना है। हाँ, 1 घंटे का है 100 क्वेश्चन। आप कहेंगे 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे होंगे? एसएससी में 100 क्वेश्चन ही आते हैं, 1 घंटा ही मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। हिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, सारे 4 चैप्टर से जो अभी तक पढ़ाए हैं बस, ठीक है। अभी एट ए प्रेजेंट 1 घंटे बाद फिर पढ़ाई हो रही है,
तो जल्दी से करिए टेस्ट। सबको सेंड हो रहा है टेस्ट। 1 घंटे है, 1 घंटे के लिए हम रिकॉर्डिंग भी बंद कर देंगे, तो जब पढ़ाई होगी उसी की रिकॉर्डिंग होगी, टेस्ट का टाइम पीरियड नहीं होगा। लेकिन देना आपको टेस्ट लाइव है। आप कहेंगे लाइव टेस्ट क्यों? देखो बेस प्री की टेस्ट सीरीज तो आपको 6 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो कोई लाइव नहीं है। उसमें आपको वो मिलेगा बबल भरने के लिए, वो अलग टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वो तो कहीं भी दी है, अभी यार लिस्ट केयर्ड ऑफ। ठीक है, वो मैं चेक भी मैम ही करेंगी, वो मशीन जो आती है उससे टेस्ट होंगे वो चेक। ये इंटरनल टेस्ट है कि आप पढ़ कितना रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, जो टेस्ट है आपका रिलेटिवली प्रीवियस पीसीएस क्वेश्चंस हो गए या फिर अच्छे क्वेश्चंस हो गए, उनसे कंपाइल्ड है, तो ज्यादा बड़ा टेस्ट भी नहीं है। एंड वी आर शेयरिंग इट इन द टेलीग्राम एज वेल एज इन द फ्रंट। सबको देना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डांट नहीं मिलेगी, कोशिश करिएगा लेकिन मैक्सिमम नंबर आए। ठीक है, अब रोजाना थोड़ी ना डांट सकते हैं, पता चला बेशरम हो जाए कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा नहीं कर सकते हम भी। ठीक है, डांट नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। चलिए, जब हम कहें तभी स्टार्ट करना है, हम दोनों जगह खोल दे टेस्ट तभी स्टार्ट करना है। एग्जैक्ट 1 घंटे का टाइम है। 100 टेस्ट है बेटा, 100 मतलब 100 टेस्ट कह रहे हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। ठीक है, आपको भी पता चलेगा कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। और मुझे लगता है हिस्ट्री तो शुरुआत से सबने करी है, तो इट इज सेम फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग यू शुभम, इंक्लूडिंग बेटा यू। ठीक है, सबके लिए सेम है। चलिए, हाँ आंसर पेज पे लिख दो अभी। ठीक, खुद ही इवेल्युएट करना है, अभी दूसरा नहीं करेगा, लेकिन अपने से झूठ ना बोलिएगा वरना मुझे इंटरमिंगल कराना पड़ेगा टेस्ट पेपर को। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉब्लम मत बता, वैसे खोल दे बस। हिस्ट्री कहाँ लिखा है बेटा इसमें? हिस्ट्री टेस्ट। बीस क्वेश्चन नहीं है, 4 पार्ट है 20-20 के, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा है खाली। ठीक है, सुनिए 8:30 बज रहे, एग्जैक्ट 9:30 बजे टाइम इज ओवर। एग्जैक्ट 9:30 बजे एक भी वो फालतू नहीं मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको बेटा? चेंज करते रहेंगे हम, देखते रहिए। चलिए, जिनका नहीं दिख रहा है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, दे हैव दैट मच। चलिए, ये ऊपर का टाइम नहीं देखना, खाली 1 घंटा है। चलिए 8:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे हम रिकॉर्डिंग बंद कर दें। याद दिला देना जब क्लास चले तो रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ जी बोलिए। क्या? आप अपना वो कैच अपने पास रखें और हर आंसर मैच करके बताएं कितना आंसर आया है। यही सब दिमाग लगाते हैं पेपर में तुम लोग। आप उसमें अब टाइम वेस्ट ना करें, हो गया टाइम अब, सबका हो गया जितना भी हुआ है।
2 मिनट है बस, देखो 3 मिनट है लास्ट, जल्दी कर लीजिए बस। दस मिनट के अंदर मैं शेयर कर रहा हूं, 10 मतलब शेयर करते ही 10 मिनट के अंदर अपना अपने आंसर बताएंगे आप, मतलब कितने सही हैं आपके, ठीक है, सब अपना अपना कि कितने सही करे हैं। 10 मिनट का टाइम है बस, मैं आंसर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए 2 मिनट का काउंटडाउन है बस। जितने कम नंबर आए घर जाके खुद के थप्पड़ मारिएगा। पेनांस कहते हैं इसे, पेनांस भी नहीं, रिपेनेंसी कहिए, रिपेंसी, पश्चाताप। नहीं नहीं नहीं, डांटेंगे नहीं आज। ईगो और सुपर ईगो जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है इससे। ईड है, सही बात है। पर जब वो उसके लिए पैशनेट है, वो जाकर खरीदता है अपने आप से, अपने पैसों से, और जाके कहता है कि आप मुझे ये दे दो, तो वो उसका ईगो है। बिल्कुल सही है ये भी बात। एक काम करते हैं, इन बच्चों को करने दे, फिर बात करते हैं बाद में बेटा, ठीक है। अब डिस्टर्ब मत करें, हम बात करेंगे हम इस पे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए भैया 1 मिनट रह रहा है बेटा। हो गया, चलिए मैं शेयर कर रहा हूं बेटा आंसर सबको, एंड विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। यू हैव टू टेल कि कितने आंसर आपके सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है। चलिए यहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए अब कंप्लीट वो कर दीजिए, हो गया है सबका। 2 मार्क का, जैसे सेम यूपीएससी में होता है। कंप्लीटेड, अपलोडेड, यहां से भी देख सकते हैं। तब तक जल्दी बताएंगे बेटा कितना आंसर है, किसका कितना क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है। कंप्लीट हो गया ऑनलाइन वाले बच्चों, अब हो गया, जल्दी से आंसर बताना है। दस मिनट में बनाना है बेटा, 9:40 तक का समय है आपके पास।
4 मिनट रह रहे हैं। कितने नंबर? 48 आउट ऑफ 160। निगेटिव करा है ना? बताइए। 44। तुम्हारी हिस्ट्री इतनी वीक क्यों है? हमेशा हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो तुम। रिया बेटा आप निगेटिव करा है ना? आपने निगेटिव करा है ना? नहीं, निगेटिव करके बताइए ना। आप टोटल नंबर बताने हैं आपको। आपके कितने बताए थे बेटा आपने? 31। अच्छा तो दोनों करके बताइए। पूजा और आप बेटा हिमानी। हाँ 2 नंबर और 1/3 निगेटिव है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न है। 1/3 निगेटिव है। हाँ हाँ क्या 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 बेटा? हाँ जैसे 2 नंबर का 1/3 वो होगा। हाँ 2/3 इंटू जितने भी नंबर आपने गलत करें, जितने भी क्वेश्चन, मतलब मान लो x क्वेश्चन रॉन्ग, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अरे 12 क्वेश्चन सही है आपके, तो 12 इंटू 2 24 नंबर मान लो। उसके बाद मान लीजिए, अरे यार 10 क्वेश्चन आपने गलत करे हैं, 10 क्वेश्चन गलत यानी x, उसका 1/3 मार्क्स कम होगा। और मार्क्स कितने हैं? 2, यानी 20/3। जितने भी क्वेश्चन गलत है यहां रख दो, उससे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे, ठीक है? नेगेटिव आ जाएगा। कितने कितने? देखिए बात ना करिए आप आपस में, हो बच्चा ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं, अभी बादल ने बताया है बस। सब कहाँ है? बादल के 53 हैं। वेल डन बादल, वेल डन। तो क्या ही 60% नहीं 50% लेके आई है। आगे आइए। आपके 67 है, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। 67 आउट ऑफ 160 हिमानी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप आपस में ऐसे बात ना करिए। बताइए पूजा। 48 कम कैसे रह गए पूजा? 41 है बेटा आपके। 45 आउट ऑफ 160। सही सही बोल रहे हैं ना सब? मैं क्रॉस चेक करवा लूंगा। क्या बेटा कितने हैं आपके? 59। वेल डन। 59.3।
अच्छा 3 आउट ऑफ 160, यानी कट ऑफ के पास हैं आप। 66 आपके हैं नेहा, चलिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं 66। अभी तक 66 हाईएस्ट है, नहीं हिमानी के अभी हाईएस्ट है। रिया, लोकनाथ के 70 नंबर आए हैं, अनुपरान के क्या हुआ? कौन? कोई नहीं, कोई नहीं, करने दीजिए आप, कोई बात नहीं। क्या क्या बात है भाई, अनएक्सपेक्टेड। 56.84। नहीं नहीं गलत किया है वो बेटा, आप 40 नंबर है, चलो अच्छी बात है। 40 डिवाइड 160 पक्का ना, क्रॉस चेक करा लूंगा। क्या बात है बेटा, आपने नहीं बताया। 30 चलिए कोई बात नहीं, 30 मार्क्स है। सेवन है, 66 है नेहा आपके। और कौन रह गया? हाँ जी शुभम, 40 मिनट में करने वाले थे आप, कितने हैं मार्क्स? बिना सच सच बताना, देख आपस में बात। हाँ जी बेटे, मुस्कान ऐसे 41 करेक्ट और रॉन्ग ना बताएं, आप मुझे आंसर बताएं कितने मार्क्स हैं। ठीक है, आप करेक्ट और रॉन्ग ना बताएं मुझे, मैं नहीं करूंगा आपके लिए मैथमेटिक्स। 63 पक्का? शुभम वेल डन, कितने हैं बेटा? 60 ठीक, चलो भाई, इसे तो मोहित को ही करेगा। अरे रिया, तुम्हारी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही वो है क्या? सीसेट की क्लास लिया करो बेटा, 33% क्वालिफाइंग है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो अच्छा, 64, चलिए अच्छी बात है, बात नहीं करनी है आपस में। रिया के 64 है, चलिए अच्छे मार्क्स है, फिर भी एटलीस्ट 50% मार्क्स तो नहीं, 50 कितना होता है 160? 80 मार्क्स कोई नहीं लेके आया। इतने बदतमीज हो तुम लोग, हमेशा 60 मार्क्स कोई नहीं लेके आया है। मुस्कान को नंबर बताए, मीनाक्षी के 44 मार्क्स है। चलिए यार एक बात बताओ, कोई भी नहीं लेकर 50%, बड़े बदतमीज लोग हो तुम लोग यार, हैं? कौन रह गया अब? कौन रह गया? आपने बेटा, आपका बता दिया था ना आपने 30। हाँ, मुस्कान के 76 है, चलिए अच्छी बात है। 76 मुस्कान के, लोड़ी बच्चे के, लिप्सा के हैं 73, चलिए अच्छी बात है ये भी, 73 लिप्सा के हैं। अरे बात ना करें आप आपस में, चलिए अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, बस 4-5 नंबर और ले आते तो खुशी होती हमें। प्रियदर्शनी तनिष्ठा जल्दी बताइए आप। आपसे अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ। 66 तुम्हारे 60? हाँ 56 57, ये पॉइंट्स एग्जाम में बड़े मैटर करते हैं। 56 है या 57 है, यहाँ तो चलो आगे पीछे लिख देते हैं हम, पॉइंटों पे तो खेल है।
पता चला 99.5 मार्क्स लेके आए हो, 100 पे कट ऑफ गई है, 1.5 साल खराब। ठीक है, तो ये देखना है, 100 का मतलब 50% कट ऑफ गई है। हो गया सबका? अरे बच्चा तनिष्ठा समझ में नहीं आ रहा आपको, आंसर नहीं दे रहे हैं आप, मार्क्स नहीं दे रहे हैं। प्रियदर्शनी आप भी, अनुप्राण जल्दी, अनुप्राण ने दे दिया शायद। विशाल, अनुप्राण के 57 है, विशाल ने अभी तक नहीं भेजे हैं। दे दी, विशाल के 40.2 है। चलिए, हाँ जी, 66 है। भैया तुम अपने आंसर डिसाइड कर लो पहले। मुझे दिखाओ जल्दी, करेक्ट कितने हैं तुम्हारे, बताओ कितने करेक्ट है? 42, 42 करेक्ट है। 42 इंटू 2 यानी 84। आगे कितने गलत है? 37 गलत है, 27 गलत है, यानी 27 का 1/3 कितना हो गया? कितना हो गया? 9। 9 इंटू 2 18। 84 में से 18 माइनस नहीं हो रहा है, कितना हो गया? 66। तो पहले तो ये बताइए आपके कितने थे गुरांशु बेटा? मेरे से 38 नंबर बताओ यार। 48। यार एक बात बताओ, आप लोग 50 की लाइन क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं? और मोहित बेटा आपके साथ क्या हो रहा है? नहीं, हिस्ट्री मतलब आपका नाइटमेयर रहा है, इसे इतना ज्यादा ओवर एग्जेजरेट ना करें आप लोग। चलिए मान लीजिए प्री हिस्टोरिक नहीं आता, छोड़ दीजिए। 60 क्वेश्चन तो फिर भी हैं। 60 क्वेश्चन इंटू 2 कितने हुए? 120 नंबर हुए। कौन लेके आया 120 नंबर? अरे 80 नंबर तो लेके नहीं आ रहे हो तुम। मान लो प्री हिस्टोरिक हार्ड पूछा गया है, पूछा इसलिए गया है क्योंकि पीसीएस में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए आपको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दी। बाकी तो करने चाहिए थे। 20 नंबर आप 20 क्वेश्चन जो है छोड़ ही दीजिए, एक भी नहीं आता, मान लीजिए एक भी नहीं आता, 60 क्वेश्चन तो फिर भी हैं। उसमें कौन से तीर मार लिया आप लोगों ने? हाँ जी, क्या हो रहा है भाई? नंबर क्यों नहीं आ पाते हैं आपके? नहीं मैंने तो नहीं कहा गलत करिए आप, वहां थोड़ी ना कह के आएंगे ये यूपीएससी को कि पता चला प्री भगवान ना करे नहीं निकला तो ये कह रहे गलत ज्यादा हो गए। गलत ज्यादा होना ये कहना 1.5 साल वेस्टेज है आपका। आपको ये बातें बहुत आसान लगती हो, लेकिन मैं आप बता दूं, एक बार प्री ना निकलने का मतलब 1.5 साल का वेस्टेज होता है टाइम। ठीक है, और जब आप काम करते हो या ना काम करते हो आपका वेस्टेज होता है, तो हर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में एक तो आपका जो जील है, जो वर्क कल्चर है या वर्क मोटिवेशन है, वो कम होगा हर साल। इस बात को तो लिख के ले लीजिए आप। पता चला एक बार के लिए नहीं हुआ तो दूसरी बार उससे कम ही मेहनत होगी, ज्यादा तो बहुत कम कर पाते हैं, ज्यादा कर ली तो क्लियर ही ना हो जाए अगले का। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा मेहनत आदमी पहली साल ही करता है, तो ये वहां पे नहीं कह सकते आप गलत ज्यादा। मैंने तो नहीं कहा आप गलत करिए ज्यादा, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि, मैंने कब कहा आपसे कि 160 में से 160 नंबर लेके आने हैं? किससे कहा मैंने ये बात लास्ट तक कह रहा हूं भैया 50% लिया ना, 50-60% नहीं लेके आ रहा आया जा रहा है क्या? 80 नंबर होते क्या है यार? मुझे नहीं लगता इसमें 80 नंबर लाने कोई बड़ी बात है। हाँ जी,
कौन सा क्वेश्चन यार, बुद्धिज्म जैनिज्म में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है 20 के 20 सही होने चाहिए थे। क्या क्वेश्चन है यार वो, वही पूछा गया है। अनेकांतवाद क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या है डिफरेंस है, जैनिज्म क्या कहता है। देखिए आप अपनी डेस्टिनी खुद ही डिसाइड करेंगे, मैं आपको बता दूं। ऐसे काम चलेगा तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए भी आपके लिए भी। क्योंकि लिटरली आप तो ये कह देंगे कि क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, कोई ये कह देगा मेरे को तो सर में दर्द था, कोई ये कह देगा अरे ऑप्शन बड़े टिपिकल दिए थे। पेपर का लेवल देख रहे हैं आजकल? हाँ पेपर देखते हैं। हाँ जी, तो आपको लगता है क्वालिफाई कर पाएंगे आप लोग? अरे यार ये तो टेस्ट है, इसमें तो मैं अगर यूपीएससी का स्टैंडर्ड भी मान लीजिए तो अभी अभी पढ़ी है कोई चीज, ये भी नहीं है कि साल 6 महीने हो गए भूल चुके हैं बिल्कुल, अभी अभी वो चीज पढ़ी है। अभी अभी जो चीज पढ़ी है उसमें 50% नहीं लेकर आ रहे, तो सारे सब्जेक्ट का जब कंबाइंड टेस्ट लेती है यूपीएससी, कुछ भी पूछ लेती है, उसमें कैसे नंबर आएंगे? आप खुद बताइए अपने से। मान लीजिए कुछ चीज हार्ड है, तो किसने कहा है आपसे कि सारे प्रोफेसरशिप यहीं दिखाइए पेपर में? आप मत करिए उसे, मत करिए। चलिए मान लीजिए अरे प्री हिस्टोरिक बहुत वैसा पूछा है, पीसीएस लेवल का पूछा है, इतना फैक्चुअल, बाकी के 60 क्वेश्चन में क्या हो गया आपको? बाकी के 60 कर दीजिए यार। अगर 60 के 60 क्वेश्चन भी करते, मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन भी करे, 50 क्वेश्चन करे, 60 में से 10 ही कम रहे, और प्री हिस्टोरिक में खाली 2 ही क्वेश्चन आपके ठीक थे, 52 इंटू 2 कितना होता है? 104। मान लीजिए बाकी आपने 10 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, तब भी यार 80 नंबर तो आने चाहिए थे। 10-20 क्वेश्चन भी गलत करते तब भी 80 नंबर आ जाते यार, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? देखिए अनएक्सपेक्टेड टेस्ट इसलिए लिया गया है क्योंकि मुझे पता है ये अभी आप यही पढ़ रहे हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपकी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये अब तो सिंपल सी बात है, हिस्ट्री कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो जब रियल पेपर होगा तब क्या होगा? रियल पेपर जब होगा, सब भूला बैठे हैं आप, तो होगा ही नहीं। एटलीस्ट जो क्लास में चल रहा 15-20 मिनट रिवाइज ही तो करना है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा मुझे लगता है, बाकी आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। हर रोजाना आके एक ही बात करनी मुझे भी लिटरली अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि फालतू में मेरा टाइम भी वेस्ट होता है, पेट से आवाज निकलती, पेट में भी दर्द हो जाता, सुबह सुबह हम खा के भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो रोजाना चिल्लाना, रोजाना एक ही तरह की बात करना, लिटरली मैं तो फेड अप हो चुका हूं। आप लोग बिल्कुल ही शर्म नहीं बची है तो वो बात अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इसे घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये पीसीएस और वैसे कंपाइलेशन है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछे गए हैं, तो बात है प्रोबेबिलिटी इनमें से आ जाए। ठीक है, चलिए मॉडर्न एज। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलिए अब देखिए कहां तक हमने देख लिया। देखिए हमने महाजनपद एज तक देख लिया। महाजनपद एज में ही आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी आई। मोस्ट ऑफ द फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट जो आप देखते हैं महाजनपद एज की है।
दूसरा फिलोसफिकल डिस्कोर्स होगा आपका भक्ति एज में, जब हम अर्ली मेडिवल इंडिया एंड मेडिवल इंडिया देखेंगे, जब दिल्ली सल्तनत आई, तब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, अभी पहली फिलॉसफी वेव कौन सी है? महाजनपद एज, ये हमने देख ली थी कल। उसके बाद जो महाजनपद में एक मगध एम्पायर था, उसमें एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था मौर्यंस। ठीक है, इस डायनेस्टी का अगर कार्यकाल देखें तो 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा है। 321 बीसी से 185 बीसी तक अगर देखें तो मौर्यन डायनेस्टी के ही कंटेम्पोररी रही है संगम एज, चेला चोरान पांड्या की किंगडम सदर्न इंडिया में, उसे भी हम देखेंगे मौर्यंस के साथ साथ। अभी तक आपने नॉर्दर्न सेंट्रिक हिस्ट्री ही पढ़ी है, तो आप देखते हैं ऋग्वेद या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड आईबीसी, ठीक है, इन सब में आपने नॉर्दर्न सेंट्रिक हिस्ट्री देखी है, ये नहीं देखी सदर्न इंडिया में क्या था, या आपको ये नहीं पता नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या था। तो कंटेम्पोररी इसकी भी हम साथ देखेंगे, जैसे संगम एज से पहले प्री संगम एज रही, जब यहां पे वैदिक एज था तब वहां मेगालिथिक एज रहा, मेगालिथिक एज, तो वो भी देखेंगे हम कंटेम्पोररी टू नॉर्दर्न डायनेस्टीज। तो मौर्यन डायनेस्टी आई कैसे, इसके बारे में बड़ी फेमस स्टोरी है, आपको पता होगा कि महाजनपद एज में ही सबसे पहले जो इन्वेजन हुआ है इंडिया में वो पर्शियन इन्वेजन हुआ है। पर्शिया ईरान को कहते हैं, ईरान एंड एडजॉइनिंग एरिया जिन्होंने पर्शिया, पर्शियन एम्पायर बनाने वाले थे साइरस द ग्रेट, उनका लड़का था डेरियस और डेरियस का लड़का था जर्क्सीस। जब आप 301 देखते हैं, 300 उसमें है ना डेरियस दिखा रखा है, और सेकेंड उसका लड़का था जर्क्सीस, जो आपने देखा गंजा सा है, तो सोने की वो पहना रखी है 302 में, तो उसका नाम जर्क्सीस है। डेरियस के अंदर सबसे पहले इन्वेजन हुआ था इंडिया का, पर्शियन इन्वेजन। ये चीज हमें इस चीज से भी पता चलती है, एक तो, और जो एम्पायर था उसे पर्शियन कह सकते हैं और एकेडमिक एम्पायर कह सकते हैं। ये मेसोपोटामिया के बाद आया था, जो हमारे यहां मगध एम्पायर था, यहां पर कौन सा आया? एकेडमिक एम्पायर। ठीक है, अभी ग्रीस में, ग्रीस एंड एडजॉइनिंग एरिया जिसे ग्रीक कहते हैं, वहां पे छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे मेसोपोटामिया का आप देखेंगे, ग्रीक्स का, मेसोपोटामिया कह रहे हैं, मैसिडोनिया का, ग्रीक्स का, इटली की एक छोटी किंगडम थी, तो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम थे ग्रीक्स में, एक बड़ा एम्पायर नहीं बन पाया था। लेकिन पर्शिया में एक बड़ा एम्पायर आ गया था जस्ट लाइक मगध, उसका नाम था एकेडमिक एम्पायर। इसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे अटैक करा, जो कंबोजा और ये सब एरिया था, बिल्कुल इंटीरियर नहीं आया इंडिया में, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था उस समय। तो एकेडमिक एम्पायर का अनलार्ज हुआ, और यहां से ये इंडिया से एलिफेंट्स ले गए। इसलिए आप देखो 302 में जो जर्क्सीस एलिफेंट पे आता है, दैट एलिफेंट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ईरान इज नॉट द सवाना ग्रासलैंड, ईरान में आप एलिफेंट नहीं देखते हैं, डेजर्ट बायोम है, डेजर्ट में एलिफेंट नहीं मिलता, घास क्या खाएगा। ठीक है, पहले कभी मिलते भी होंगे मैमथ टाइप के एलिफेंट जब आइस एजेस थी, लेकिन बाद में एलिफेंट यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। समझ में आया, जैसे इंडिया में आप चीता नहीं देखते हैं, वैसे आप ईरान में एलिफेंट नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जर्क्सीस, अब देखिए, इसलिए जो पर्शियन एम्पायर और एकेडमिक एम्पायर स्टार्टेड करने वाले साइरस द ग्रेट थे, साइरस बड़ा फेमस नाम है, साइरस द ग्रेट, इन्होंने अप टू ग्रीक्स तक जीत लिया था, और डेरियस द फर्स्ट ने, डेरियस फर्स्ट है, इन्होंने फर्दर एनलार्ज करके एक ट्रेड रूट बनाया बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, क्योंकि इंडिया भी अंडर द एकेडमिक एम्पायर था, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, एज वेल एज ग्रीक्स भी एकेडमिक एम्पायर के अंदर आ चुका था। फिर बाद में यहाँ पे रिवोल्ट होने लगी, और आप देखो ये छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं, ये आपस में कंबाइन होकर इन्होंने कंबाइन अटैक करा पर्शियंस पे। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर का बाप मैसेडोनिया में, अलेक्जेंडर का जो फादर थे फिलिप द फर्स्ट, ठीक है, और अलेक्जेंडर की माँ ओलंपस, ये सब याद नहीं करना है। ठीक है, दोनों से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम अलेक्जेंडर था, वो अलग बात है, फिलिप की
8 वाइफ थी, ठीक है, एक वाइफ थी ओलंपस, उसका लड़का हुआ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने कोई इतना बड़ा काम नहीं करा, उसके फादर जो थे फिलिप द फर्स्ट, ही इज मोर फेमस इन मैसेडोनिया। मैसेडोनिया एक छोटा सा एरिया है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, दिस इज द मैसेडोनिया, दिस इज इरिलियल एम्पायर, किंगडम नॉट एम्पायर, इरिप्सस ग्रीस, एंड दिस इज अनदर किंगडम स्पार्टन्स, जो सुना होगा आपने, नीचे की तरफ स्पार्टन्स थे। ये छोटे छोटे किंगडम थे, कोई बड़े किंगडम नहीं थे। मैसेडोनिया ने थ्रू हिज टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, दैट इज नोन एज फेलेंस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें भाले, देखिए भाले एंड तीर को लेकर एक पूरा आप देखेंगे फ्लैंक्स टाइप का बनाया जाता है। फ्लैंक्स, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और ये मार्चिंग जो होती है आर्मी की, वो ऐसी होती है कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम, आप उसे तोड़ नहीं सकते एक भी जगह से, बिल्कुल ऐसे चलती है, ठीक है। दिस इज द फ्लैक्स सिस्टम नोन एज मैसेडोनियन फ्लैंक्स, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था। बाद में, एक मिनट रुकिए, बाद में आप देखो रोमन जनरल थे टिटलस फ्लेमिनस, आपको याद नहीं रखना, उन्होंने इनका तोड़ बनाया था, तो उसमें एक्चुअली में वॉरफेयर की अलग अलग प्लैंक सिस्टम आया था, वो छोड़ो, कुल मिला के मैसेडोनियन भी हारे थे बाद में। तो मैसेडोनिया का एक लड़का था अलेक्जेंडर, फिलिप का लड़का और ओलंपस का बेटा, मतलब बात एक ही है। चलिए, तो सबसे पहले हुआ ग्रीक पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन के कारण फायदा क्या हुआ, जो यूरोप और इंडिया तक का ट्रेड रूट था ये खुल गया, द लैंड रूट एंड द ट्रेड रूट इज ओपन बाय द पर्शियन इन्वेजन। इसी पर्शियन इन्वेजन को देखते देखते फर्स्ट ग्रीक इन्वेजन हुआ, क्योंकि जो ट्रेड रूट पर्शियन ने खोला था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, उसी ट्रेड रूट को फॉलो करते हुए कौन आया, अलेक्जेंडर। समझ में आया, उसी ट्रेड रूट को। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन, तो आपको पता होना चाहिए देयर इज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इज बाय पर्शियन, नॉट बाय ग्रीक्स। कौन सी डेट है, 522 से लेकर 486 बीसी, और ये जो एनलार्ज हुआ है वो 510 बीसी में हुआ है, ठीक है। इवन हेरोडोटस जो ग्रीक हिस्टोरियन है, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में लिखी है कि इंडिया इज अराउंड द इंडस रिवर इज अ पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, दिस इज द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ इंडिया इन एनी ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आया यहां तक आपको? चले आगे। चलिए आ जाइए। तो महाजनपद में मैंने आपको बता दिया कहा एकेडमिक एम्पायर ये था, तो ये जो एरिया थे गंधार वंधार, यहां पे अटैक करके एकेडमिक एम्पायर ने ये सरपास कर दिया था, ठीक है। और महाजनपद एज में ये जो मगध है, मगध इन सबको सरपास कर लेगा, तो एक एम्पायर यहां, एक एम्पायर यहां, ठीक है। लेकिन रादर देन मूविंग ईस्टवर्ड, पर्शियन एम्पायर ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की ज्यादा क्या कहते हैं आप देखिए कंसेप्ट लेके आए वो, और पर्शियन मतलब वेस्टवर्ड इन्वेजन के कारण उनकी ग्रीक से लड़ाइयां हुई। इफेक्ट क्या हुआ पर्शियन इन्वेजन के कारण, आपसे पूछ सकता है कोई। एक तो ट्रेड रूट खुला, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी ट्रेड रूट पर कब आया, कौन आया, अलेक्जेंडर। दूसरा तक्षशिला, ये पर्शियन एम्पायर एंड मगध एम्पायर, इनके बीच का एक मेजर सेंटर था तक्षशिला। पेशावर में पड़ता है, खाइबर पास के पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो ट्रेड पास है बेटा, ट्रेड पास खाइबर पास के पास है पेशावर तक्षशिला, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है। इज बिकम द क्रॉस रोड ऑफ बोथ सिविलाइजेशन, यानी एकेडमिक एम्पायर एज वेल एज मगध एम्पायर, ठीक है। एंड बिकम द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस सिटी होती है, मेट्रोपोलिस कहते हैं, पोलिस का मतलब सिटी, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। पर्सीपॉलिट, पर्सीपॉलिटन मतलब पर्शिया की सिटी, सिटी को पॉलिटन कहते हैं। एंड बिकम द ग्रेट सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया,
populated by Persian, Greek, Chinese, Indian, क्योंकि this Takshila University is at the trade pass, the Khyber, the Peshawar. समझ में आया? And become the great learning center in the region. Indian scholar like जीवक जो फर्स्ट फिजिशियन रहे हैं इंडिया के, पानिनी जो ग्रामेरियन रहे हैं, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, they have acquired their knowledge in academic empire. यहीं से उनकी नॉलेज हुई है, क्योंकि ये एकेडमिक एम्पायर का पार्ट था और मगध को कनेक्ट करता था. ट्रेड रूट पे ही प्रोस्पेरिटी आती है, ये तो याद रखिए आप. इसलिए तो इतने गोल्डन ट्रायंगल एंड सो गोल्डन क्वाड्रिलेटर ये सब बनाए जाते हैं. ट्रेड रूट, जहां सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी वहां यातायात भी, और हर चीज आप देखिए प्रोस्पर करती है, वेल्थ के साथ हर चीज आती है. ठीक है. मेगास्थनीज ने बेटा एक बुक लिखी है इंडिका, बाद में बताएंगे. इंडिका और मौर्यन और सम अदर रूलर आल्सो अडॉप्टेड द पर्शियन सेरेमनी, पर्शियन कस्टम्स एज वेल एज प्रैक्टिसेस इन द रॉयल कोर्ट. जैसे आप अशोकन पिलर्स देखते हैं, अशोकन पिलर इज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ पर्शियन पिलर्स. पर्शियन पिलर्स क्या होते थे? उनके जो फोर्ट एज वेल एज प्लेसेस होते थे उसमें पिलर्स लगाए जाते थे. पिलर्स अगर आप देखेंगे, अगर कोई ओल्ड कोई वो हो तो कुल मिलाकर पिलर पैलेसेस होते थे इनके पर्शियंस के. लेकिन इन पर्शियन पिलर्स को मैं बताऊंगा अभी डिफरेंस क्या होता था. पिलर्स ये है, पिलर बेटा पिलर है. पहले तो मॉर्यंस ने पर्शियन पिलर्स को यूज करना चालू करा, मॉर्यंस अभी बताते हैं, ऐसे पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे फाइयान बाद में आता है, फाइयान वो लिखता है अपनी बुक में, फाइयान, कि अशोक का पैलेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि मैंने दुनिया में इससे बड़ा पैलेस नहीं देखा. लेकिन पाटलिपुत्र के आसपास आज भी कभी भी मॉर्यन पैलेस नहीं मिला है हमें. तो बात ये हुई, क्या पता वो वुड से बना हो और पिलर से स्ट्रक्चर्ड हो और बाद में जल गया हो, वी डोंट नो अबाउट इट. लेकिन पहले ये पिलर्स जो पार्ट होते थे स्ट्रक्चर का, बाद में मोनोलिथिक पिलर्स भी यूज होने लगे एज अ पार्ट ऑफ अशोक धम्म पॉलिसी. अशोक धम्म पॉलिसी क्या है? उसके विचार, उसके कोड ऑफ कंडक्ट बढ़ाने के लिए एक पिलर्स लगाए जाते थे. जैसे आज अगर गवर्नेंस बढ़ाना हो तो हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दे दें आप. इसी तरह अशोक ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के लिए पिलर्स लगाए जिसपे एडिक्ट लिखे जाते थे. एडिक्ट का मतलब चीजल एंड हैमर से लेकर आप जब एडिक्ट लिखते हैं, एक तरह की आर्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, यहां पर जब पिलर्स में लिखे गए तो उसे एडिक्ट कहा गया. डिफरेंट जगह एडिक्ट लिखे जाते थे. कभी मेजर एडिक्ट यानी एक पत्थर लिया जाएगा, मेजर रॉक एडिक्ट, बड़ा सा पत्थर, और उस पर लिख दिया जाएगा. कभी माइनर रॉक एडिक्ट, जैसे आप ये देखते हैं, रुकिए बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए, दिखा देते हैं एडिक्ट. देखिए, दिस इज द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ जूनागढ़, बड़ा फेमस है, गुजरात की एक साइट है जूनागढ़, बताएंगे क्या है. ठीक है. दिस इज द पिलर एडिक्ट, चीजल एंड हैमर से लिख रखा है ये. ठीक है. दिस इज द माइनर रॉक एडिक्ट. एडिक्ट इसे कहा गया, एडिक्ट एक्चुअली में बात है, एडिक्ट का मतलब होता है आर्टिकल, जो एम्पायर बताना चाहता है आपको, कोड ऑफ कंडक्ट, कि जानवरों को मत मारो, सब पे मर्सी रखो. ठीक है. सुपरस्टिशन में मत पड़ो, कॉस्मोपॉलिटन एंड यूनिवर्सल नेचर रखो, एंड सो. ठीक है. अभी बताते हैं कैसे लिखे जाते थे ये. तो पर्शियन स्टाइल की ही कॉपी करी गई, कुछ चीजें बस डिफरेंट थी. लेकिन पर्शियंस के कारण क्या इन्फ्लुएंस हुआ? हमने पिलर स्टाइल सीखा, पिलर बनाना. समझ में आया यहां तक? हेरोडोटस के बारे में भी लिख, याद कर लेना, ही इज नोन आल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री. चलिए आगे चलते हैं, चले आगे. पर्शियंस के कुछ टाइटल थे शत्रप्स, वो भी हमने एडॉप्ट करे. शत्रप सिस्टम ये ग्रीक्स ने भी एडॉप्ट करे और इंडियंस ने भी. शत्रप,
आज भी गांवों में बाहुबली को क्षत्रप कहा जाता है। जब शिवाजी ने टाइटल लिया छत्रपति, ये भी टाइटल क्षत्रप से ही लिया गया है कि जितने भी क्षत्रप हैं उनका पति यानी उनका फादर छत्रपति शिवाजी। क्षत्रप सिस्टम मींस गवर्नर। गवर्नर क्या होते थे? एक किंग और उसके सबऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट क्षत्रप्स। इन्हें सामंत भी कहते थे, सामंत। लेकिन अभी सामंत वर्ड नहीं आया, ये बाद में आएगा। सामंत, जिसे आप फ्यूडल लॉर्ड भी कह सकते हैं, बताएंगे आगे। बस यहां समझ लीजिए क्षत्रप टाइटल जो है ये भी पर्शियन से लिया गया है। ठीक है। हु आर यूज्ड टू बी सबऑर्डिनेटेड टू लोकल किंग, उसे क्षत्रप कहा गया है। पर्शियन जो स्क्राइब्स थी ब्रॉट इनटू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, और उसका नाम क्या था? खरोस्ती, और लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। यही पूछा सीएपीएफ ने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी वो पूछना चाहती है वो खरोस्ती से आई है क्या? ये खरोस्ती उसका वर्जन है? नॉट एट ऑल। खरोस्ती, इसी खरोस्ती से बाद में क्या लिख ली? पर्शियन स्क्रिप्ट, पर्शियन स्क्रिप्ट एंड अरेबिक खरोस्ती। बच्चा राइट टू लेफ्ट ही तो लिखा है मैंने, आप कैसे लिखते हैं? देवनागरी या फिर लैटिन स्क्रिप्ट, लैटिन कह रहे हैं, रोमन स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है। पर्शियन इन्फ्लुएंस आल्सो ट्रेस इनटू अशोकन पिलर्स, तो मैंने बता दिया आपको, अभी बता दिया। ये बताएंगे एनिमल कैपिटल, बेल शेप, इन्वर्टेड लोटस, ये सब क्या होती है, रुक जाओ अभी। अर्लीस्ट केव जो है लोमस ऋषि केव इन बराबर, इसमें भी ग्रेट सिमिलैरिटी है लाइक द लीसियन रॉक का टूम इन एकेडमिक एम्पायर। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, बराबर केव्स में एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है लोमस ऋषि केव। किसको डेडिकेटेड करी थी वो? अजीबी। किसने करी थी? बिंदुसार। अभी देखेंगे। तो ये भी कहां से ली गई है? रॉक कट टूम्स ऑफ एकेडमिक एम्पायर, वहां से इन्फ्लुएंस है। एक कल्चर बेटा दूसरे कल्चर को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, आप ये हमेशा समझे। कोई ये कहे कि बॉलीवुड हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, बिल्कुल करता है। ठीक है, बॉलीवुड में साई-फाई जैसी मूवी बनती है तो हॉलीवुड में बनती है, तो बॉलीवुड में भी बनती है। ठीक है, साहो जैसी कबाड़ फिल्म है वो जैसी। ठीक है, तो आप देखिए एक कल्चर दूसरे कल्चर को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, द सेम। ठीक है, बस इसे क्या कर दिया है, इंडियन स्टाइल में आप मोल्ड कर देते हैं। Throughout the Persian Empire, music also plays a pivotal role in various dynasty. इसलिए आप देखो, for example, during this time, Alexander Great, who come to India after Persia, music played an important role in religious ceremony and royal courts. ये होता भी है, जैसे अलेक्जेंडर की कोई भी मूवी देखेंगे तो म्यूजिक आल्सो हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द सेरेमनीज एज वेल एज लोकल कोड। इंस्ट्रूमेंट जैसे हार्प, फ्लूट एंड विंड पाइप इंस्ट्रूमेंट काफी पॉपुलर थे। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी मैं क्लास लेता हूं, बता देता हूं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं, बता रखा है मैंने। ठीक, तो ये भी आप देखो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन इंडिया का करा गया जिसमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया, वो मेगास्थनीज की इंडिका नहीं थी, इंडिका थी सीथियस की, जो अब लॉस्ट हो चुकी है। मेगास्थनीज की इंडिका से भी पहले सीथियस ने एक इंडिका लिखी थी इन विच इंडिया इज डिस्क्राइब्ड। लेकिन उसने एक्चुअली में उसकी जो स्टोरी थी रादर देन ट्रैवलिंग, वो कैसे थी, जो सुनी सुनाई स्टोरीज थी। जैसे इब्न बतूता ने एक बुक लिखी बेटा, किताबुल रहला, किताबुल रहला इंडिया की वो सबसे साइंटिफिक बुक मानी जाती है, एक ट्रैवलॉग। जब आप चल चल के लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, तो आपको समझ में आता है कि रियल सोसाइटी क्या है। जबकि आप ट्रेडर क्लास कोई आया है और उससे सुन रहे हैं, या फिर किसी और अपने ही लोगों से सुन रहे हैं। मैंने आपसे पूछ लिया बिहार कैसे लगता है आपको, तो आपने मुझे बिहार का वर्णन करा कि वहां तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और वो ऐसे रखते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं। सारे बिहार के भोजपुरी गाने नहीं सुनते, भोजपुरी गाने सुनते हैं वो लिपस्टिक विपस्टिक वाले, और सो एंड सो, वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जाके नहीं देखा,
तो मैंने इनकी बात को ही लिख दिया। द सेम हैपन्स विद द इंडिका ऑफ सीटीएस। ये अवेलेबल नहीं है, इसके लेटर ऑन ट्रांसलेशन करा गया, लेकिन रियल जो बुक है इट वाज लॉस्ट, अभी नहीं है। ठीक है, तो उसका वर्क जो है वो एक्सपीरियंस पे नहीं है, स्टोरेज पे है, ब्रॉट टू द पर्शियन बाय द ट्रेडर्स। दूसरा, उसने अलग अलग चीजें मेंशन करी है इंडिया के बारे में जो बताता है उसका रिकॉर्ड जो अनसाइंटिफिक है। वो यूनिकॉर्न की बात करता है। यूनिकॉर्न एक तरह का घोड़ा जो जिसके यहाँ पे सींग होती है। ठीक है, यूनिकॉर्न किसी पे को भी वो दे सकता है जीवन दान। ठीक है, यूनिकॉर्न का खून लगा दो, तो देखा होगा वो क्या फर्जी सही मूवी है, क्या नाम है उसके, हैरी पॉटर, यही सब याद रहता है। ठीक, हैरी पॉटर। हाँ, टॉकिंग पैरट, बोलता हुआ तोता, बोलता है तोता लेकिन इतना भी नहीं बोलता कि यहां बैठ के पढ़ा दे, समझ में आया? बोलता हुआ तोता। लार्ज एलिमेंट, मैमथ टाइप का। फलकनरी, मर्टिखोरा। ठीक है, एज वेल एज जिस तरह ये है फलकनरी, मर्टिखोरा, इस तरह के जानवर दिखाए गए कि शेर भी है और बाज की तरह उड़ भी सकता है, एंड सो। इसलिए इसका रिकॉर्ड क्या माना गया? गलत। उसने इंडियन कस्टम और उसका भी ग्रेट डिस्क्रिप्शन दिया है। उसने ये भी बताया वो जस्ट है, ऑनरेबल है, हर कोई कस्टम एंड ट्रेडिशन को ऑनर करता है यहाँ पर। दूसरा, इसने बताया कि जो इंडिया की इमेज है, उसने जो इंडिया की इमेज बताई वो बताया फुल ऑफ वियर्ड है, वाइल्ड क्रिएचर स्टोरीज, कि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, वो जानवर ऐसे ऐसे होते हैं, माइथोलॉजिकल। ठीक, इसलिए मैनी ग्रीक हिस्टोरियन ने जो क्या कहते हैं सीटीएस का रिजेक्ट जो वर्क था, इट वाज रिजेक्टेड। ही आल्सो मेंशन द इंडस रिवर एंड ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसने कहा इंडिया की पॉपुलेशन सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कंबाइन भी करा जाए तो उसके मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइन, उससे भी ज्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन और सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। यहां तो ये सही है। ठीक है, चलिए। He gives detailed description of India from the foreign perspective and this was the first account. ये था कौन? The Greek physician Ctesias serving in the court of Artaxerxes of Persia. ये डेरियस थर्ड जो है, डेरियस थर्ड जिसे अलेक्जेंडर ने हराया था, द पर्शियन किंग, उसका बाप था, उसका फादर। आपको नहीं जानना, बस ये जानना पर्शियन किंग था। आप कहेंगे ग्रीक कैसे वर्क कर रहा है पर्शिया में? एक्चुअली बात है, जब भी कोई चीज लूटी जाती है, यहाँ पर जहाँ पे एनेक्स किया जाता है, वहां के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, वो एम्पायर का पार्ट बन जाता है। जैसे इंडियन एम्पायर आज ये कहता है ना हरियाणा पार्ट है उसका, तो हरियाणा में कोई डॉक्टर या फिजिशियन या कोई हिस्टोरियन हो, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एम्पायर। समझ रहे हैं आप? द सेम। इसलिए आप देखो पर्शियन आर्मी में बहुत ग्रीक्स थे, काफी ग्रीक्स थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलेक्जेंडर का साथ दिया, ऐसा भी नहीं, कुछ ने दिया भी कि हम अपने ही ग्रीक्स के खिलाफ क्यों लड़े। एक्चुअली में ग्रीक्स में आप देखें जाए तो ग्रीक्स को हराना इसलिए मुश्किल नहीं रहा क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं आर्मी, ऐसा नहीं है। ग्रीक्स की आप लोकेशन ही देखिए कैसी है। दे आर सराउंडेड बाय द ओशन, सराउंडेड बाय द हिल्स। एक फोर्ट बनाता है, नेचुरल फोर्ट, जिन्हें हनाना मुश्किल है। सी से आएंगे तो पहली वो बंद करे हुए है, नाव से ही तो आएंगे, तो आप देखो नाव को बम्बार्डमेंट कर देगा, बम फेंकता रहेगा, पूरी दीवार बना देगा, न घुसने नहीं देगा। ठीक है, ये ऐसा ही नहीं है कि ग्रीक्स हारे नहीं अभी तक, वैसे तो हारे हैं, साइरस ने पीट पीट के मारा था, लेकिन बाद में नहीं हारे, तो तब बच्चे थे तो हरा दिया उसने। ठीक है, चले आगे। ग्रीक इन्वेजन, अलेक्जेंडर आ गया अब। अब हुआ क्या, एक मिनट बेटा, यस फॉर श्योर। ग्रीक इन्वेजन हुआ क्या? अलेक्जेंडर अपनी सिंपल सी बात है, लेफ्ट हिज किंगडम टू डिफीट द पर्शियन एम्पायर। उसे पर्शियन एम्पायर हराना था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था द
गोल्ड की भी तलाश थी, और ऐसा कहा जाता था, वे बैक से प्रचलित था कि भाई इंडिया के पास जाकर एक संग्रीला है, बड़ा फेमस, इन बुद्धिस्ट रिकॉर्ड यू विल फाइंड संग्रीला, एक ऐसी जगह है जहां मीठे पानी के झरने हैं और गोल्ड ही गोल्ड है। फॉर द सर्च ऑफ संग्रीला एज वेल एज टू ग्लोरी, कि साइरस का इतना बड़ा एम्पायर था, देयर मस्ट बी सेम एम्पायर एज ग्रीक्स। लेकिन एक बात है, ही कैन नेवर बी अ साइरस। साइरस का एम्पायर आप देखो 500 साल से ज्यादा चला। ग्रीक्स का एम्पायर आफ्टर द फॉल ऑफ अलेक्जेंडर अगले साल ही टूट गया। ये वही बात है जैसे बिस्मार्क और हिटलर को आप कंपैरिजन करें, देयर इज नो कंपैरिजन। बिस्मार्क इज फार मोर, क्या कहते हैं, अ लीडर देन द हिटलर। समझ में आया कि जब आपकी एम्पायर आपके जाते ही खत्म हो जाए, इसका मतलब यू आर नो मोर अ मोरून, उसका कोई फायदा नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल अ लीडर। आप ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं दे के आए। जैसे लीडर हम नेहरू को क्यों कहते हैं, 70 साल हो गए, द डेमोक्रेसी इज स्टिल प्रोटेक्टेड, दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर। कि आज भी आप देखो बिल्कुल ट्रू चुनाव आता है, हर किसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वोट करने की, अपने हिसाब से सरकार चुनने की जो आप पे रूल करे। समझ में आया? अलेक्जेंडर, हाँ जी, हेलेनिक का मतलब होता ग्रीक, हेलेनिस्टिक, इसलिए हेलेनिक कहा जाता है। ठीक, तो डिफीट द पर्शियन एम्पायर एंड टू पे बैक टू द पर्शिया डोमिनेशन ऑफ हेलेनिक वर्ल्ड। पर्शियन डोमिनेशन था, जो अलेक्जेंडर था इज मूव टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड। सबसे पहले उसने किसे हराया, डेरियस थर्ड को, पर्शियन एम्पायर को बिल्कुल खत्म कर दिया, कहा अब तुम्हारी छुट्टी। एंड फर्दर ही कैंपेन टुवर्ड्स द इंडिया अगेंस्ट द किंग पोरस इन द बैटल ऑफ हाइडास्पीज इन 326 बीसी। हाइडास्पीज किस रिवर को कहते हैं, झेलम को। आज बेशक झेलम वहां से बहती नहीं है जहां ये वॉर हुई थी, क्योंकि जो वर्णन करा है ना एक्चुअली में, जो एरिस्टोटल ने लिखा है, इवन मेगास्थनीज ने लिखा है, वहां हमें सोर्स नहीं मिलता झेलम का। झेलम उससे बहुत दूर बहती है, मे भी झेलम मियंडर करके कहीं और बहने लगी। समझ में आया? लेकिन ये बैटल झेलम की रिवर के उस पे हुआ था, इसलिए हाइडास्पीज लिखा गया। ठीक है, अच्छा, ये इन्होंने डिफीट करा पोरस को, लेकिन फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ अलेक्जेंडर का। कुछ लोग कहते हैं फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ही लिसन द स्टोरी ऑफ ए लार्ज एम्पायर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में उस समय रूलर था धनानंद, और धनानंद इतना क्या कहते हैं, इसलिए आप देखो नंद डायनेस्टी जो है, एक टर्म यूज होती है नंद डायनेस्टी के लिए, अभी बताते हैं, याद आएगी तो। एक टर्म यूज होती है बड़ी फेमस, इसका मतलब होता है क्रूअल लार्ज एम्पायर। अभी बता देते हैं, याद आ जाएगी तो बता दूंगा। धनानंद था, और धनानंद के बारे में ये कहते हैं कि वो बड़ा क्रूअल था, काफी टैक्सेशन लगाता था। इवन एक बार तक्षशिला में प्रोफेसर थे कौटिल्य, वहीं पढ़े थे और वहीं के प्रोफेसर थे। एक बार वो धनानंद से मिलने गए, और धनानंद से इसलिए मिलने गए कि लोग बड़े परेशान थे टैक्सेशन को लेकर, कि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, हर चीज पे टैक्सेस। अभी हम बताएंगे डिफरेंट टैक्सेस आ गए थे, जैसे पिंडीकार, यानी आपके कैटल पे भी टैक्स लगेगा, जो कैटल खाती है ना, खेत चढ़ जाती है, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखा होगा, यहां पर एक टैक्स और आ गया, भाग लैंड रेवेन्यू टैक्स, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा। 1/6 टैक्स देना पड़ता था, इसलिए भाग को कहा गया सदभाग, छठा भाग, सद दर्शन कहते हैं ना, वैसे सदभाग। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बेटा रिया? चलिए, तो धनानंद से कौटिल्य बड़े नाराज हुए, क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती कर दी, बात भी नहीं मानी। तो कौटिल्य को कुछ स्टोरी में ऐसे, जैसे मुद्रा राक्षस लिखी विशाखा दत्त ने गुप्त एम्पायर के समय, उस मुद्रा राक्षस में बताया गया कि धनानंद ने कैसे कौटिल्य और चाणक्य को बेइज्जती करी। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि इसे हटाएंगे,
उसी समय एक लोकल ट्राइबल रूलर था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लोकल ट्राइबल रूलर। ये मत कहना लोकल आदमी को उठा के रख दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। राजा का बच्चा ही राजा बनता है, हमेशा हिस्ट्री में एटलीस्ट ये तो होता आया है। समझ में आया? कोई आदमी उठा के कोई राजा नहीं बना देता है। ये कोई पेपर नहीं हो रहा कॉम्पिटिटिव कि पेपर दे दो यूपीएससी में और राजा बन जाओ। एटलीस्ट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। वो लोकल रूलर था उस समय, एंड वन टाइप ऑफ क्षत्रप यू कैन से। तो मौर्य एक डायनेस्टी जिसका रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। उसे ट्रेन करा, उसने क्या कहते हैं, कौटिल्य ने बताया कि कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहा है। वो भी चाहता था एम्पायर पे रूल करना। ठीक है, तो धनानंद, इवन आप देखेंगे मुद्रा राक्षस में ही लिखा है कि कौटिल्य किससे भी मिला, अलेक्जेंडर से, और अलेक्जेंडर से उसने कहा इस बदतमीज को पहले सबक सिखाओ, ये बदतमीज है। तो अलेक्जेंडर की आर्मी तब तक थक चुकी थी। इवन अलेक्जेंडर को कहते बीमारी भी हो गई थी, कोई हिस्टोरियन तो लिखते हैं मलेरिया हो गया था, प्लाज्मोडियम से करवा दिया, मलेरिया हो गया था उसे। ठीक है, जाते जाते, और इवन होम सिकनेस भी था आर्मी को अलेक्जेंडर की। तो फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाए, यानी ईस्टवर्ड, नॉर्थ वेस्ट पे अटैक करा था ना, ये वाला एरिया झेलम वाला, फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाए। उनकी आर्मी रिट्रीट करने लगी। अलेक्जेंडर भी जाते जाते, आप देखिए इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, उसने एक्चुअली में, अलेक्जेंडर जहां भी था उसने डिफरेंट कैपिटल बनाई, ऐसी 10 कैपिटल बनाई, उन सब का नाम अलेक्जेंड्रिया। अफगानिस्तान में एक एरिया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया, उसका नाम चेंज करके अब हेड्रोक्सिया कुछ ऐसी कहते हैं अभी। तो 10 सिटीज बनाई थी, यानी ये कैपिटल सिटी थी ग्रीक एम्पायर की, जहां जहां वो जीतता गया। एक अलेक्जेंड्रिया आपकी इजिप्ट में भी है जहां उसे दफनाया गया। अब ये मिस्टीरियस स्टोरी है कि दफनाया कहां गया उसे। मौत उसकी बीमारी के कारण थी, कोई बीमारी थी हमें नहीं पता। आदमी का नाम जान रहे हो वो बड़ी बात है, बीमारी बताओगे, ठीक है। कोई बेवकूफी पूछेगा बताओ कौन सी बीमारी थी उसे, खुद को तो पता नहीं, इतना टेस्ट कराने के बाद कितनी कौन सी बीमारी है, ठीक, कि सर में दर्द होता है उसकी बीमारी बताओगे, ठीक है, तो ये नहीं बताना है। तो फिर उसके डिफरेंट जो ग्रीक एम्पायर में था उसमें डिफरेंट गवर्नर्स होते थे। गवर्नर्स मतलब उसे वहां का किंगडम दे दिया जाता था विद इन एम्पायर, और कहा गया जाता था यू हैव ऑटोनोमी। लेकिन एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक डेडिकेटेड वन, इसका मतलब कि जो किंगडम है और जो उसका गवर्नर है वो आपके एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन भेजता रहे। इस तरह की आप देखो एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं आई थी। तो अलेक्जेंडर की जैसी मौत हुई तो डिफरेंट जो ग्रीक्स थे वो डिफरेंट दोबारा से टूट गए इनटू डिफरेंट किंगडम्स। जैसे सेलुकस निकेटर एक गवर्नर था जो आपका अफगानिस्तान एरिया देखा है, अफगानिस्तान एरिया, वहां पर उसने अपनी किंगडम बनाई। अराकोसिया कहते हैं बेटा, अफगानिस्तान में वो साइट बता रहा था ना मैं, जिसका नाम पहले अलेक्जेंड्रिया था, अराकोसिया नाम है उसका, ठीक है। सुनो तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद डिफरेंट उसके गवर्नर्स आए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी किंगडम बना ली, डिटैच फ्रॉम द ग्रीक एम्पायर, और ग्रीक एम्पायर टूटने लगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा फिलिप वाज फार मोर ग्रेटर देन द अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को ग्लोरीफाई बस इसलिए करा जाता है क्योंकि उसने यूरोप का नाम रोशन किया, बस, ठीक है। जैसे औरंगजेब वाज नेवर अकबर, औरंगजेब कभी अकबर नहीं बन पाए। अकबर ने जो किंगडम बनाई 300 साल ये बैठ के ही खाए, लेकिन औरंगजेब के मरते ही सारी एम्पायर कोलैप्स हो गई। तो आपके पर्सनल करिश्मा से चीजें ऊपर हों वो कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप वो होती है कि आपके एब्सेंस में भी वो चलता रहे इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? चलिए, तो ग्रीक्स अपने साथ डिफरेंट गवर्नर छोड़ के गए और उन्होंने क्या बना दिया, किंगडम आया एक इंडो ग्रीक किंगडम। जो आप देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में जो ग्रीक्स रुक गए उन्होंने बनाया इंडो ग्रीक किंगडम। और ये जो बैक्टीरियन रीजन है सेंट्रल एशिया का, 2 रिवर बहती हैं, ऑक्सस एंड अमू दरिया, आपको ऑक्सस ही कहते हैं, एक और रिवर है,
अमू दरिया एंड सिर दरिया, ऑक्सस रिवर है दोनों को, अमू दरिया एंड सिर दरिया। दरिया का मतलब क्या होता है? रिवर। अमू दरिया एंड सिर दरिया, इन दोनों के बीच का रीजन कहा जाता है बैक्टीरियन। बैक्टीरिया मत लिख लेना, वो कीटाणु है, बैक्टीरियन। इसे कहा, ये पूरा बैक्टीरिया रीजन है अमू दरिया एंड सिर दरिया के बीच का। मैं बता देता हूं अमू दरिया एंड सिर दरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अमू दरिया का नाम बेटा अमू दरिया ही है, पामीर नॉर्थ से, पामीर माउंटेन से निकलती है। एंड सिर दरिया का नाम सिर दरिया ही है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन, जैसे अलकनंदा और भागीरथी ऑक्सस रिवर बनाती है ना, अलकनंदा और भागीरथी गंगा रिवर बनाती है, इसे कहा जाता है ऑक्सस रिवर। अमू दरिया एंड सिर दरिया, SYR, सिर दरिया। इन दोनों के बीच का रीजन इज नोन एज बैक्टीरियन। यहां पे जो ग्रीक्स रुके उसे कहा गया ग्रीको बैक्टीरियन। ग्रीको बैक्टीरियन, ग्रीक्स बैक्टीरियन रीजन में। समझ में आया यहां तक? चले आगे। चलिए, तो हम समझ गए। अच्छा, ग्रीक्स जब आए, ग्रीक्स को जैसे सेलुकस निकेटर कौन था? गवर्नर, अलेक्जेंडर का। गवर्नर का मतलब ये ऑटोनोमस गवर्नर होते थे, होते तो पहले कमांडर थे, और कमांडर को दे दी जाती थी जगह अपनी अपनी। जैसी एम्पायर वीक हुआ, इन्होंने कहा हु द हेल इज ग्रीक एम्पायर। ठीक है, जैसे आप ही हैं, आपको एक दुकान की चाबी दे दी जाए और बार बार मैं आके ना देखूं, आपकी अपनी दुकान हो गई? होता नहीं है, ठीक है। सेम, आपकी बहुत सारी दुकान है, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी ऐसे नहीं रखते कि एक अकाउंट देखे, एक बार बार जाकर सर्विलांस रखे, एक CCTV को देखता रहे। देयर आफ्टर यू डोंट हैव एनी ब्यूरोक्रेसी। समझ में आया? वो एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। व्हाट इट? चलिए, तो सेलुकस निकेटर को हमारे पुराण सुलूबा लिखते हैं, ये भी याद रखना, हु इज नोन एज सुलूबा। सेलुकस निकेटर इज नोन एज सुलूबा। इसी की लड़की है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। बता देंगे बाद में, शादी ब्याह भी बता देंगे कैसे हुआ था। चलो, मौर्यन एम्पायर, अब सुनिए, इन्हें यवंश भी कहा जाता है। जितने भी पुराण देखेंगे दे आर आल्सो नोन एज यवंश। यवन, इसलिए आप देखिए पेपर को क्या कहा जाता है? यवनिका, यवन प्रिय कहा जाता है। यवन प्रिय यानी जो ग्रीक्स को प्रिय है, यवन प्रिय। कर्टेन्स जो होते हैं, कर्टेन्स, उन्हें कहा जाता है यवनिका, क्योंकि कर्टेन्स जो है ड्रामा में यूज होते थे, ग्रीक्स करते थे। हमारे ड्रामा में भी फिर कर्टेन्स यूज होने लगे, उन्हें यवनिका कहा जाता है। कर्टेन्स, अरे पर्दे, पर्दे ग्रीक्स नाटक में यूज होते थे। ठीक है, चलिए, जब तक मौर्यन एम्पायर था, ग्रीक्स हैव नो अथॉरिटी एट ऑल टू अटैक इंडिया, क्योंकि मौर्य एम्पायर जो लार्ज वन, फ्रॉम द ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका टू द अफगानिस्तान, ये सारा एरिया मौर्यंस के अंदर आता था। ठीक है, इवन सेलुकस निकेटर का भी कितना एरिया मौर्यंस ने ले लिया था। तो तब तक तो इनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, इनका फर्दर ईस्टवर्ड आ गया, मूवमेंट हो गया, ईस्टवर्ड आने लगे। ग्रीक्स इन्वेजन, सेकंड ग्रीक इन्वेजन हुआ। समझ में आया यहां तक? चलें आगे। अलेक्जेंडर की फोटो है ये, चलो। इफेक्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, एज कंपेयर टू ग्रीक्स ने क्या किया क्या नहीं करा। कितने बजे है तुम्हारी ऑफिस? 15-20 मिनट। चलो, इफेक्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया, जब हो तो बता देना फिर। अलेक्जेंडर इन्वेजन के कारण एक तो अगेन फर्दर ओपन अप हुआ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाया सिल्क रोड। ठीक है, दूसरी बात, महायान बुद्धिज्म, इसे इंडो ग्रीक बड़ा पैट्रोनेज मिला महायान बुद्धिज्म को। जैसे किंग मेनेंदर एक ग्रीको बैक्टीरियन किंग था, सक्सेसर था डेमेट्रियस का।
किंग था, किंग मैनेंदर, इसका लड़का था, उसने लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कंकर किया था ग्रीक इन्वेजन में। बताऊंगा अभी, जो सेकेंड ग्रीक इन्वेजन की बात है ये बताएंगे अभी। सेकेंड ग्रीक इन्वेजन हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन के समय तो हिम्मत ही नहीं थी, दे डोंट इवन डेयर, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो बिल्कुल नहीं। अशोक भी बाद में लीनियंट हो गया था। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आती है ना किसी भी एम्पायर में तो सिविलाइज्ड हो जाता है। जहां पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होती या यहाँ पर हैंड टू माउथ है, वेल्थ ज्यादा नहीं होती, वो लोग अनसिविलाइज्ड होते ही हैं, बारबेरिक। जेंटलनेस आप देखते हैं जिन आर्मी में ज्यादा होती है, दे आर फ्रॉम द वेरी वेल्दी कंट्रीज। आजकल तो टेक्नोलॉजी विद मेजर फैक्टर इन द क्या कहते हैं आर्मी, टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो जीत गया। अरे जाएगा ही नहीं, भेजेगा ही नहीं अपनी आर्मी को, ड्रोन मार के आएंगे, भेजने की मतलब ही नहीं है। अपन क्या कहते हैं टेररिस्ट के साथ 2-5 और मारेगा और कहेगा कोलेट्रल डैमेज है, क्या हुआ, मशीन है, नहीं पता चलता उसे। समझ में आया? आजकल देखिए टेक्नोलॉजी पे वॉरफेयर हो गई, और सबसे बड़ी गंदी वॉरफेयर तो साइबर वॉरफेयर। जिस भी आर्मी के पास एक साइबर वॉरफेयर आर्मी है, साइबोर्स हैं, दे आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता वॉरफेयर। एक हमारी सर्ट इन है, सुना होगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, क्या ही बोले, चलो छोड़ो। हाँ जी, तो आप देखिए इसने भी बुद्धिज्म एडॉप्ट किया। ये हमें मिलिंद पन्हों से पता चलता है, अ डायलॉग बिटवीन द किंग मैनेंदर एंड द बुद्धिस्ट नागसेन, जो कहता है अंतो जता वही जता, जतते जतती पजा, तम तम गौतमी पंचमी को निमाम विचते जताती। इसका मतलब ये है, मतलब बता देता हूं कि हर तरफ उलझन है, जटाएं मतलब उलझन है। जब मैं उलझन में जाता हूं तो फर्दर उलझन में फंस जाता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर देता है नागसेन, और उसे पक्का भाव बताता है बुद्धिज्म का। तो ही एडप्टेड द बुद्धिज्म। शास्त्रार्थ है उस समय हो रहे हैं। तो नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके ऊपर देखिए फिर बाद में मिलिंद, किंग मिलिंद क्या अडॉप्ट कर लेता है बुद्धिज्म। ये बड़ी फेमस स्टोरी है, मिलिंद पन्हो कहते हैं, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, यानी किंग मैनेंदर की, मिलिंद कहा गया है उसे, किंग मैनेंदर के क्वेश्चन किससे पूछ रहा है वो, नागसेन से, नागसेन से। एक बात बताओ, ये ग्रीक्स या फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स, ये कौन सा रिलीजन एडॉप्ट कर रहे हैं? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आंसर जल्दी, ट्रेडर वेडर कुछ नहीं है, वैदिक ब्राह्मणिज्म में अकल्चरेट होना इतना आसान नहीं है। उसमें बेटा क्या है, वर्ण सिस्टम। तो राजा और उसकी प्रजा, राजा और उसके सैनिक किस वर्ण में जाएंगे, एक मेजर पॉलिटिकल क्वेश्चन है। समझ में आया? अभी के लिए एक तो वैदिक ब्राह्मणिज्म में अकल्चरेट होना आसान नहीं है। अकल्चरेट मतलब एसिमुलेट होना, अकल्चरेट ना कहिए वरना वो रिलीजन की फिलॉसफी आ जाती है। एसिमुलेट होना आसान नहीं है। दूसरी बात, बुद्धिज्म में भी 2 बुद्धिज्म है, हीनयान और महायान। दोनों में से कौन सा अडॉप्ट करेंगे? महायान। क्यों? उसमें कॉस्मिक डीटी है बुद्ध। अगर मैं बता दूं मेरा रिलीजन अडॉप्ट कर लो और गौतम बुद्धिज्म इंसान, जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आप कहेंगे पागल है क्या? When Buddha is cosmic deity, तो it means something mysticism, something mythological, तो ज्यादा एडॉप्ट होता है। इसी के बाद आप देखो ग्रीक इन्फ्लुएंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स आते रहेंगे, बिकॉज दिस इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ सरप्लस इन इंडिया। तो आप देखो सेंट्रल एशियन इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप ग्रीक इन्वेजन होगा, फिर पार्थियन इन्वेजन होगा, सेंट्रल एशियन इन्वेजन होगा, एंड सो एंड सो। सेकेंड अर्बनाइजेशन है, वेल्थियर हो रही है सोसाइटी, इन्वेजन। समझ में? आज ये आपको इतना वो नहीं लगता, क्योंकि सिंपल सी बात है, आज बेटा वॉर से ज्यादा माइग्रेशन का इशू है। कि आप देखो जहां आपको ये लगता है कि हमें जाना चाहिए, ठीक है, तो वहां माइग्रेट करते हैं आप। अरे यार, माइग्रेट करते हैं ना,
द सेम। पहले पूरी टोली माइग्रेट करती थी कि वहां पे जाकर खाना है, वहां पे जाके सरप्लस है, सोना चांदी है। समझ में आया? आज भी करते हैं आप माइग्रेट, लेकिन वॉर फॉर्म में नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि जहां जाते हैं वो ये कहता है कि ये आके यही तो गंदा कर रहे हैं शहर। समझ रहे हैं? हमेशा फैक्टर एंड रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। व्हेन फैक्टर एंड रिसोर्सेस आर नॉट कंड्यूसिव, देयर इज अ माइग्रेशन। यहीं पे यूपीएससी निकाल दे, कहा है स्विट्जरलैंड जाएंगे फिर? स्विट्जरलैंड मजा आता। समझ में आया? चलिए, फैक्टर एंड रिसोर्सेस। चलिए बच्चे, लेस ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब है लोकनाथ? कुछ भी। चलिए, ग्रीक अकाउंट जो आर्यन, आर्कियस एंड मेगास्थनीज ने बताया, पूरी कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताते हैं किस तरह का था। और मेगास्थनीज का इंडिका जो अकाउंट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। मेगास्थनीज का हम फॉरेन अकाउंट्स भी देखते रहते हैं हिस्ट्री क्लास में, ठीक है। इवन जो हमारे गार्गी संहिता है, आपने ये सुना है एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ सन एंड इट्स प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ सन एंड प्लैनेट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को हमारे यहाँ कहते हैं होर शास्त्र। होर शास्त्र ये ग्रीक इन्फ्लुएंस से आई है। इसलिए आप देखो, मून का डे मंडे हम सोम का वार कहते हैं, सन का डे संडे तो रवि का वार कहते हैं। रवि हमारे यहां सूरज को रवि कहा जाता है। तो ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है ग्रीक का। जो 7 दिन हमारे यहां भी सेम है एंड गॉड भी सेम है। वो सैटर्न का डे तो हमारे यहां शनि कहते हैं, सैटर्न को शनिचर का दिन। समझ में आया? बुध का दिन वेडनेसडे। समझ में आया? वहां पे वेड कहते हैं। तो यू विल फाइंड कि जोडियक साइन जो आप देखते हैं 12 महीने के ऊपर 12 साइंस जो हैं, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं जितने भी आते हैं, कैंसर, लिब्रा एंड सो, ये सब भी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। इसलिए क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज नॉट कंसीडर एज ए साइंटिफिक और द सब्जेक्ट वैल्यू इन इंडियन कल्चर। होड़ शास्त्र, इसे कभी भी दर्जा नहीं दिया गया सब्जेक्ट का। क्यों? ये ग्रीक इन्फ्लुएंस था। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं। ये बात भी सुन रखी हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है किसी भी हिंदू यूनिवर्सिटी में। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो हाँ या ना नहीं क्यों नहीं कह रहे? चलो चलिए, जोडिक साइन इन्फ्लुएंसेस थे, इसे होड़ शास्त्र कहते हैं बेटा। एस्ट्रोलॉजी को, इसे एस्ट्रोलॉजी के लिख देना, नोमी गलत लिखा है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ठीक, कितनी इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखी ग्रीक्स ने? द नीड इज द इन्वेंशन ऑफ एवरीथिंग। व्हाई? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। क्यों? क्योंकि दे आर द, नहीं वंडर्स तो थे ही, वंडर्स तो सभी हैं। दे आर वेरी गुड इन सी ट्रेड, और सी ट्रेड के लिए जो आपके जोडिक साइन है, कॉन्सिलेशन है, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब कंपास भी नहीं है, पता भी नहीं है कि विंड कौन सी वेस्टर्ली चल रही है, पोलर ईस्टर्ली चल रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, तो साइंस मैटर्स अ लॉट। आप देखो, जब कोई बीच में अगर मिड अटलांटिक में फंस जाए और ड्रिफ्ट हो, ड्रिफ्ट मतलब आपके पास, ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट हो रहा है एज पर द ओशन वेव्स, तो आप किनारे पे जाना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है आपको चाबुक किस डायरेक्शन में चलाना है, ना आपके पास कंपास है। ठीक है, तो पता चलता है इन कॉन्स्टेलेशन से किस तरफ जाना। पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ उगेगा, ध्रुव तारा, तो हमें पता है नॉर्थ की लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट। हेल्प इन नेविगेशन। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स वाई यहां पर एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आई। आगे चलें। दूसरी बात,
ग्रीक इन्फ्लुएंस से एक बड़ा फेमस चीज आई हमारे यहाँ। इससे पहले पंच मार्क कॉइन होते थे, पता है ना। अब जो कॉइन आए उन्हें कहा गया पोर्ट्रेट स्टाइल। अब राजा का फोटो आता है, पिक्चर आती है कॉइन पर, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है। और आप देखिए आफ्टर द ग्रीक इन्फ्लुएंस, मौर्यंस के बाद, क्योंकि मौर्यंस तक ग्रीक्स आ नहीं पाए थे इंडिया में, मौर्यंस के बाद जितने भी राजा के पास बारे में आप बताते हैं ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, दे आर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉइंस ना होते, हिस्ट्री रिकॉर्ड ना कर पाते यार। जो किंग मैनेंदर देखते हैं ना, गौतमीपुत्र सताकर्णी, देखिए कभी भी इनकी विकिपीडिया देखेंगे, वेट अ मिनट, जैसे गौतमीपुत्र सताकर्णी ऐसे ही बता देते हैं। हमेशा कॉइन होंगे और कॉइन पे राजा बना होगा, ये सब पता चला है हमें। अब मैनेंदर की देखिए, कॉइन से पता चला, इसकी फोटो कहां से बनाई हमने, कॉइन। If the coin is not present, rewriting of Indian history will be a very tedious task. तो अगर क्वेश्चन आया एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल में कि डिफाइन द एम्पायर्स ऑफ इंडिया आफ्टर मौर्यन एज टिल पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो जितना पता था सब लिखना था, क्योंकि एवरीथिंग इज नोन बाय द, जितनी राजा की क्रोनोलॉजी पता है। समझ में आ रहा है सबको? यस बेटा, चलिए। तो यहां पर पोर्ट्रेट स्टाइल आया, इससे पहले कास्ट टाइप देखिए, उसमें भी जो मौर्यंस में था, महाजनपद में कौन सा कॉइन था, पंचमार्क, मौर्यंस में आपको कास्ट टाइप के कॉइन्स आए, ठीक है। और यहां पर पोर्ट्रेट स्टाइल, पहले एक्चुअली में डाई जब आई तो कास्ट टाइप आए, और डाई ही इंट्रोड्यूस करी इन्होंने, ग्रीक्स ने, तो यू विल फाइंड पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ कॉइन। बाद में आप देखो एक तरफ राजा का फोटो, दूसरी तरफ गॉड का फोटो। ये बताता भी है कि राजा का टेस्ट क्या है, किस भगवान को मानता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हर्षवर्धन शुरू में सेवाइट था, बाद में महायानिस्ट बना, डिपेंड ऑन द कॉइन्स। पहले उसमें शिव और हर्षवर्धन की फोटो थी, बाद में उसकी बुद्ध और क्या कहते हैं हर्षवर्धन की। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? चलिए, दूसरा कास्ट डाई स्टक कॉइन्स इन्होंने लेके आए, और इसके बाद कास्ट डाई के बाद इस तरह के कॉइन आने, पोर्ट्रेट स्टाइल। ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा भी स्टार्ट हुआ, यानी बुद्ध की मूर्ति बनने लगी, क्योंकि ग्रीक्स में मूर्तियां बनती थी, और यहीं से आया बुद्ध। जो भी मूर्ति बनती है वो बुद्ध कही गई। कहा ना बुद्ध की तरह क्यों बैठे हो। बुद्ध की मूर्ति कहां से स्टार्ट हुई, हेलेनिक इन्फ्लुएंस थे। The ideas and notion of Indian philosophy is also went on the Hellenic world, यानी Greeks via contact, and there is a further invasion from the Greeks as well. ठीक है, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया? पढ़ाएं, जाना है, पढ़ा दे, जाना है। चलिए, मौर्यन एम्पायर से कल स्टार्ट करेंगे। कल तो नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, कल पॉलिटी की क्लास है। अच्छा, एक चीज पूछनी है बेटा, एक चीज एक्चुअली में मुझे ये ज्योग्राफी की क्लास हम सैटरडे को ही 2 लेंगे, ठीक है, मॉर्निंग एंड उसके बाद, ठीक, जो ऑप्शनल की क्लास है आपकी। कल मुझे एक्चुअली में मेरी क्या कहते हैं भांजे का बर्थडे है, तो मुझे जाना है रात को, तो कल मैं आऊँगा 12 बजे तक। तो आपकी इवनिंग में क्लास रख दे, किस किस को प्रॉब्लम है कल की क्लास में इवनिंग, अगर 4 o'clock से रख दी जाए तो। वो उसका पता नहीं, इवनिंग का बताइए किस किस को प्रॉब्लम है, कल की बात है। कोई प्रॉब्लम है बेटा आप लोगों को? आप आ जाते हैं इवनिंग में? आ जाएंगे ना? तो कल इवनिंग की क्लास है बेटा, मुझे थोड़ा काम है, घर के भी काम इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऑफ भी नहीं मिलता है,
तो आपको पता है वो रिजुवनेश भी नहीं हो पाता है दिमाग, आपको तो एटलीस्ट मिल भी जाता होगा। जैसे जिनका ऑप्शनल नहीं है उनको मिल जाता है ऑफ इन द वीकेंड्स, और जिनका ऑप्शनल भी है उन्हें भी भाई 3 घंटे के बाद तो फ्री है, मेरे को वो भी टाइम नहीं मिलता फ्री का। ठीक, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए। ठीक, तो कल इवनिंग में पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी दे देंगे 4 बजे से होगी या 4:30 बजे, प्रोबेबली 4 बजे से। ठीक है, और जो आपकी ऑप्शनल क्लास है वी विल टेक 2 क्लास ऑन सैटरडे। ठीक है, बैक टू बैक। ठीक है, बेटा एक चीज और है, एक चीज जो हमें बात करनी है, आप लोग अपनी गलतियां फाइंड आउट करें, आंसर चेक करके क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा अपने आप को थोड़ा शांत करें, जो जरूरी है। पैनिक होके, मैंने पिछली बार भी कहा था, क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, ये भी आपका ये दिखाता है पैनिक होना, आप पैनिक होके क्वेश्चन करते हैं धार धार बरात में, ऐसा नहीं करना है। आप खुद देखिए कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन, और आपको इसलिए भी पढ़ने के लिए पहले नहीं करा गया, मैं इंटरनल टेस्ट सारे ऐसे ही लेंगे विदाउट बताए हुए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज नहीं है। टेस्ट सीरीज तो आपकी 6 जैन से स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल हमने बना दिया है, देखना है तो बता देते हैं, लेकिन 6 जैन से स्टार्ट हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द एनसीईआरटी एंड द करंट अफेयर्स। ठीक है, और मतलब हर वीकली टेस्ट होगा एक, और हर 14 दिन में एक मेंस का टेस्ट होगा। ठीक है, दोनों है। कल हम देखेंगे पॉलिटी के साथ, टाइम मिला तो आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे। ठीक है, देखिए आंसर राइटिंग में वही कह रहा हूँ, वो मुश्किल से 2-3 दिन की क्लास है, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी कराना है, वरना मैं कब का करा दूंगी। ठीक है, लेकिन आप इसे समझिए, जब तक आप नहीं लिखेंगे बेटा कोई नहीं लिखवा सकता आपसे, आप इसे समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं जितनी भी कोचिंग सेंटर्स है अराउंड द इंडिया, कोई 40,000 ले लेगा, कोई 35,000 लिख देगा, लिखने के सिखा देना तो अपनी फीस हमसे वापस ले जाइए। पता है हम सब जगह पढ़ा चुके हैं, इतना तो पता है, पूरी करोल बाग मार्केट में पढ़ा चुका हूं मैं, और जीटी नगर का तो कहना ही क्या है, छोड़ो उसकी बात, ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कर रहे हैं। तो समझिए इस बात को, पहले लिखिए, जरूरी है। उन बच्चों का, इस बच्चे का कैसे आंसर ठीक हुआ, पहले तो देखेंगे तो खुद से शर्म आ जाएगी इन्हें देखकर। ठीक तभी तो हुआ जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिखिए पहले। ठीक है, और पढ़ाई करिए। आज जाके चिंतन जरूर करना, चिंतन का मतलब सोचना जरूर है कि नंबर कम क्यों आए, कहां कमी रही। ठीक, हर किसी को आंसर दे दिए गए हैं, और लीनियंसी मत देखिए, क्योंकि लीनियंसी रखेंगे तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा यार, बच्चे तो आते ही जाते रहेंगे, मैं तो काम ही पढ़ाने का है। अल्टीमेटली आप पेपर क्लियर कर लें, हमारा भी नाम रोशन करें, अपने फादर मदर का भी करें, इससे अच्छी बात क्या होगी, इसलिए पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।